नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें दोस्तों हम लेक्चर 5.4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 5.5 के बारे में। दोस्तों, आज का सेशन का पहला टॉपिक है पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण एवं उन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हम पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर विभाजित करेंगे, यानी कि उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, तो हमें पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय। ठीक है, ये जो प्रतिचुंबकीय होता है वो क्या होते हैं? वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, और ये पदार्थ जो होते हैं, अगर आप इन पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अब हम लोग बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ की। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अगर किसी पदार्थ को आप किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, ठीक है, और वो अगर क्षेत्र की दिशा में, बाह्य क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 3 ये होता है दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले पदार्थ की, यानी कि थर्ड टाइप के बारे में, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ को जब आप किसी बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक, ओके, ये तो मैंने तीनों का क्विक रिवीजन कराया कि ये तीनों पदार्थ आखिर होते क्या हैं। ठीक है, अब एक वास्तव में से एक फैक्ट है, वो ये है कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो लोहे और फौलाद से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वास्तव में प्रतिचुंबकत्व का गुण जो होता है वो तीनों पदार्थों में होता है। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ में तो प्रतिचुंबकत्व का गुण होगा ही होगा, अनुचुंबकीय पदार्थों में और लौह चुंबकीय पदार्थों में भी प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है। ठीक है, आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि अगर अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में भी प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है तो वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित क्यों नहीं होते? तो इसका कारण ये है कि लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, इन दोनों में अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व का गुण इतना ज्यादा होता है कि वो प्रतिचुंबकत्व के गुण को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आता है, जो परिणामी गुण आता है, वो उनका अपना गुण होता है, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकत्व का और लौह चुंबकीय पदार्थों में लौह चुंबकत्व का। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे? आज इस वाले टॉपिक में हमको ये समझना होगा कि किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होता है, या फिर मैंने अभी बोला कि किसी पदार्थ को हम जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। इस चीज को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहूंगा। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, हम सबको पता है कि अगर हम बात करें किसी परमाणु की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसी परमाणु की, तो परमाणु में क्या होता है? एक केंद्रीय भाग होता है। वो केंद्रीय भाग दृढ़ होता है, मतलब सॉलिड होता है, और धनावेशित होता है। ठीक, इस धनावेशित और दृढ़ भाग को हम लोग बोलते हैं परमाणु का नाभिक। ठीक है, अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसा हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गतियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है कि कक्षीय गति। कक्षीय गति का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे? एक वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, ये वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने लगेंगे, और जब ये चक्कर लगाएंगे तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, यानी कि रिवोल्यूशनरी मेथड बोल सकते हैं आप। ठीक है, रिवोल्यूशन बोलते हैं उसको, क्योंकि ये परिक्रमण गति होती है। ठीक है, ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। ठीक, एक तो गति ये होती है कि वृत्ताकार पथ में परिक्रमण गति। ठीक, दूसरी होती है ये इलेक्ट्रॉन पूरे वृत्ताकार पथ पर चलने के साथ साथ अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति भी करता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। खैर, अभी हम लोग इसके परिक्रमण पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, हम उसकी इस प्रकार की गति यानी कक्षीय गति को या परिक्रमणकारी गति को के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस कक्षीय गति के बारे में जरा बात करते हैं। भाई, ये कक्षीय गति है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि
कोई भी आवेशित कण, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ही हो, कोई भी आवेशित कण अगर गति करता है तो उसके कारण हमें धारा प्राप्त होती है। ठीक है, यहां भी तो गति हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉन है, आवेशित कण है और ये एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। तो जब भी कोई भी आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो उस वृत्ताकार पथ में एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग सामान्य धारा, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो विद्युत धारा है, अब जरा इस पे गौर करिए, ये विद्युत धारा पूरे कक्षा में गति करेगी एक बंद लूप बना के। और आपको पता है अगर कभी भी कहीं भी ऐसा होता है कि धारा किसी एक निश्चित क्षेत्रफल को परिबद्ध करती है तो हमें क्या मिलता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो एक चुंबकीय द्विध्रुव बन चुका है। क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव होने के लिए चाहिए क्या, चुंबकीय द्विध्रुव होने के लिए धारा, कहीं भी धारा अगर किसी एक क्षेत्रफल को परिबद्ध कर रही होगी तो वहां पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर कितना होता है, I × A। ठीक है, जहां A क्या है, A परिबद्ध किया गया क्षेत्रफल है और I क्या है, धारा है। ठीक, चलिए अब इस बात को हम लोग समझते हैं। जब कक्षा में धारा है, कक्षा एक क्षेत्रफल को घेर रही है, ठीक है, तो उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और जब इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो ये एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, अच्छा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक परमाणु, किसी भी पदार्थ का हर एक परमाणु क्या है, अपने आप में एक चुंबकीय द्विध्रुव है, मतलब उसके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, लेकिन अब बात ये आती है दोस्तों कि इन परमाणुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, जिन परमाणुओं के पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब वो एक चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी कि वो अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, मतलब वो एक चुंबक की भांति व्यवहार कर सकता है। और इसी प्रकार के परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणुवीय चुंबक बोलते हैं। ठीक है, परमाणुवीय चुंबक यानी एटॉमिक मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक, अब इसी के बेसिस पे, इसी के बिहाफ पर सारी बातें की जाएंगी, मतलब प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या होगी, अनुचुंबकत्व की व्याख्या होगी और लौह चुंबकत्व की भी व्याख्या इसी के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो ये परमाणुवीय चुंबक समझ गए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर हम लोग 3 सब हेडिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये जानेंगे प्रतिचुंबकत्व कैसे उत्पन्न हो रहा है, दूसरी बार ये जानेंगे कि अनुचुंबकत्व कैसे उत्पन्न हो रहा है, फिर थर्ड में हम लोग लौह चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी देखिए प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, भाई प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या का मतलब है हम ये जानेंगे प्रतिचुंबकत्व कैसे उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों हमने शुरुआत में ये चीज बोली हुई थी कि पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। अब इस चीज को समझेंगे हम लोग। हमको पता है दोस्तों कि परमाणु के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं वो कक्षाएं कुछ कक्षकों से मिलकर बनी होती है, यानी कि वो ऑर्बिट जो होती है वो सब ऑर्बिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी जो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कक्षाओं को शेल बोलते हैं, तो ऑर्बिटल को हम लोग सब शेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए ये एस सब शेल है, ठीक है, आपकी पी सब शेल है, ठीक है, और वो आपकी डी सब शेल है। ये एस है, ये पी सब शेल है और ये डी सब शेल है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाएंगे इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित होंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने का मतलब है कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जो एरो बनता है इसका मतलब होता है स्पिन अप, ये वाले एरो का मतलब होता है स्पिन डाउन। स्पिन अप की वैल्यू कितनी होती है आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या होती है, तो जो चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एमएस की वैल्यू कितनी होती है, एमएस की वैल्यू होगी, इसके लिए होगी +½ और इसके लिए होगी दोस्तों एमएस बराबर -½ ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो वही चीज है, जिसका एरो अप उसके लिए +½ जिसका एरो डाउन उसके लिए -½ ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं पी वाले के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां भी कहने का मतलब ये है, चाहे एस पी डी जितने भी ऑर्बिटल भरेंगे सभी ऑर्बिटलों में क्या होगा, पेयरिंग होगी। पेयरिंग का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिटल में आपको ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कि स्पिन अप है और डाउन वाला गायब है। ठीक है, केमिस्ट्री में इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
सेकेंड टाइम पेयरिंग होती है। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखिए शुरुआत में क्या होगा, यहां पे ये जो अप एरो और डाउन एरो है ये स्पिन को दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा सा हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि परमाणु चुंबक क्या होते हैं। परमाणु चुंबक या परमाणु चुंबक क्यों बनते हैं, या यूं कह लीजिए कि परमाणु चुंबकों में चुंबकत्व कहां से उत्पन्न होता है? भाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन चक्रण नहीं करेगा तो उसमें जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, वो दो प्रकार की गतियां करता है। पहला होता है परिक्रमण गति या फिर कक्षीय गति वृत्ताकार कक्षा में। दूसरी गति होती है कैसी? चक्रण गति या घूर्णन गति। तो जो चक्रण गति होती है उसके कारण भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है और कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होता है उसका मान बहुत थोड़ा होता है, जबकि घूर्णन गति के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी तुलना में तो ज्यादा ही होता है। अब यहां पे वही बात है। अब देखिए यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूर्णन कर रहा है, किस दिशा में चक्रण कर रहा है, उसी के आधार पर यह निर्धारित हम लोग कर सकते हैं कि उत्पन्न होने वाले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि निगेटिव चार्जेस के कारण, जैसे इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो उसके कोणीय संवेग की विपरीत दिशा में होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर होगा, और जो स्पिन डाउन है, जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है उसमें क्या होगा, उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नीचे की ओर होगा। जब दोस्तों हम लोग कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए प्लस हाफ स्पिन वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो माइनस हाफ के कारण कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही होगा भाई, प्लस हाफ के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो माइनस हाफ के कारण कैंसिल हो जाएगा। सेम काम यहां होगा और बिल्कुल वही काम यहां पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में होगा क्या, इनके कारण कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। यही कारण है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई भी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि प्रति चुंबकीय पदार्थ को जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक, उनमें चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होता है। अभी तो इतना साबित हो गया कि अगर हम लोग कोई भी बाह्य क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण माइनस हाफ के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और रिजल्टेंट जीरो आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। इसको देखिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि जब हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है तो क्या होगा, आखिर चुंबकीय क्षेत्र किसी दिशा में ही तो लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसकी एक निश्चित दिशा होगी। तो जब आप चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन, जिसका चक्रण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। जबकि वो इलेक्ट्रॉन जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत दिशा में होता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले तो दोनों बराबर थे, विपरीत दिशा में थे, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे। लेकिन दोस्तों अब यहां पे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था वो बढ़ गया है और क्षेत्र की दिशा में जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था वो कम हो गया है। भाई कैंसिल करने के लिए दो वेक्टर का बराबर होना भी आवश्यक है, केवल अपोजिट होने से तो कैंसिल हो नहीं जाएंगे। वही चीज है यहाँ पे, ऊपर की ओर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था यानी बाह्य क्षेत्र की दिशा में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था वो कम हो गया, और क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो बढ़ गया। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट हमेशा उस तरफ आता है जिस वेक्टर का परिमाण ज्यादा होता है, यानी कि जिस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का
जिस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत दिशा में है वो ज्यादा है, तो इनका परिणामी जो होगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, ओके। चलिए, जब इसका परिणामी क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तभी हम लोग कहते हैं कि प्रतिचुंबकत्व जो है, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में या प्रतिचुंबकीय पदार्थों को क्षेत्र की दिशा में वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। सेम काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, जो विपरीत दिशा में है उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाएगा, और जब इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा तो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किधर आएगा, वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा। यही कारण है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो प्रतिचुंबकत्व की पूरी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले पदार्थ पे, यानी अनुचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे हम लोग। अनुचुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, पहले ये जानेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ में ही तो अनुचुंबकत्व का गुण होगा, जाहिर सी बात है। अब अनुचुंबकीय पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे मतलब इसका ये होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में जो एक ऑर्बिटल होगा, जो ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनके किसी एक, जैसे s ऑर्बिटल में एक सिंगल कक्षक होता है, ठीक है, उसमें 3 होते हैं, ठीक है, px, py, pz इस तरह से। तो अगर हम बात करते हैं तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाने का मतलब ये होता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर आपको मिलेगा, भले एक ही मिले लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे दोस्तों वो तो एक दूसरे के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों को बिल्कुल ही कैंसिल कर देंगे, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो क्या करेंगे, वो उनको कैंसिल करने के लिए उनका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है नहीं, क्योंकि उनकी पेयरिंग तो हुई नहीं है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे उन सभी का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब वो साथ में ऐड हो जाएगा तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अनुचुंबकीय पदार्थ का एक प्रत्येक परमाणु, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, ठीक है, प्रत्येक अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक दंड चुंबक यानी कि एक छोटे नन्हे चुंबक, एक टिनी मैग्नेट, एक परमाणुवी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक छोटे से चुंबक, एक नन्हे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यहां पे देखिए मैंने आपको एक सैंपल बनाया हुआ दिखाया है। ये एक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये अनुचुंबकीय पदार्थ में जो सर्किल आपको दिख रहे हैं, ये सर्किल क्या है, ये परमाणुओं के धारा लूप हैं। ठीक है, परमाणुओं में बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब कि नाभिक के चारों ओर विद्युत धारा एक वृत्ताकार कक्षा में प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आई? ओके, अब जब धारा वृत्ताकार कक्षाओं में प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये जो बने हैं ना, ये जो सर्किल बने हैं धारा लूप है। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं तो उनके पास एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि एक परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और उसी परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को मैंने एरो से दिखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी पदार्थ में क्या केवल एक ही परमाणु होगा? नहीं, असंख्य परमाणु होते हैं, करोड़ों की संख्या में परमाणु होते हैं। तो अब यह बात उठती है कि अगर अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहले से उत्पन्न है, तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये पदार्थ कोई भी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? लोहे या फौलाद से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब कुछ ऐसा होता है कि देखिए, वास्तव में बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सारे नन्हे चुंबक जो हैं वो क्या है, वो क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल रैंडमली यानी कि मनमाने ढंग से बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत आड़ा तिरछा बिल्कुल एडजस्ट है। ठीक है, तो जब ये सारे परमाणु याच्छादिक रूप से ओरिएंटेड होते हैं यानी अभिविन्यासित होते हैं, तो इन सभी परमाणुओं का जो कुल या परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थ कोई भी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बाह्य क्षेत्र का प्रभाव। तो बाह्य क्षेत्र का प्रभाव में हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग
इस वाले टॉपिक में ये समझेंगे कि अभी तक तो हम इतना जान गए हैं कि अगर क्षेत्र नहीं होगा तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बाह्य क्षेत्र लगा दिया जाए तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, या यूं कह लीजिए कि चुंबकत्व कैसे डेवलप होगा। ठीक है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के ऊपर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उसमें चेंजेस कैसे कैसे आते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ पहले कोई भी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा था, अब वो क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो गया है और चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो कारण कुछ ऐसा होता है इसका कि अगर आप जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो आपको पता है ये छोटे छोटे जो टिनी मैग्नेट्स थे, ये छोटे छोटे जो परमाणुवीय चुंबक थे, इन पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है, क्योंकि अभी अनुचुंबकीय पदार्थ का हर एक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। और हम पढ़ चुके हैं जब आप इस पूरे पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो वही बात हो गई ना कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव रखे हैं। और जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चुंबकीय द्विध्रुव जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है रखा होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है, mb sin थीटा। ठीक है, टाउ बराबर mb sin थीटा। मतलब अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव m रखा हुआ है तो उस पे लगने वाला बलाघूर्ण कितना होगा, mb sin थीटा। ये बलाघूर्ण क्या करेगा, इन सभी नन्हे चुंबकों को, सभी टिनी मैग्नेट्स को, सभी परमाणुवीय चुंबकों को क्या करेगा, घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देगा। और जब इन सभी परमाणुवीय चुंबकों को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देगा तो पहले ये सब एक दूसरे के आड़े मतलब कि बिल्कुल याच्छादिक रूप से अरेंज थे। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर दे रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये सब एक निश्चित दिशा में एक सीधी रेखा में एडजस्ट हो गए हैं, तो इसलिए अब ये एक दूसरे को कैंसिल ना करके इनका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो सब ऐड हो जाएगा। और जब इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, वो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करने लगेंगे। क्योंकि कोई भी पदार्थ चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित कर सकता है अगर उसके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो पहले भी इनके पास था, लेकिन ये सारे परमाणुओं का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया था, क्योंकि ये सब एक दूसरे से याच्छादिक दिशा में अभिविन्यासित थे और सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी सब एक ही दिशा में है और सब एक दूसरे के साथ एड अप हो जा रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे कैंसिल हो गया था, इसलिए कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं हुआ। और जब कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा तो कोई चुंबकत्व का गुण भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब एक ही दिशा में थे, सब ऐड हो गए, इसलिए ये क्षेत्र की दिशा में परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रस्तुत करेंगे और ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकेंड वाले टाइप को हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थर्ड टाइप की, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। अब देखिए, लौह चुंबकत्व की व्याख्या, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, लौह चुंबकत्व मतलब लौह चुंबकत्व का गुण जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थों में ही उत्पन्न होगा, जानते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वास्तव में लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, बस उनमें अनुचुंबकत्व का गुण बहुत मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों में की तुलना में इसमें अनुचुंबकत्व का गुण थोड़ा ज्यादा प्रबल पाया जाता है, तभी ये भी क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, लेकिन तीव्रता से। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों का हर एक परमाणु अपने आप में एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा था, जिसे हमने परमाणुवीय चुंबक बोला था, बिल्कुल वैसे ही यहां भी होगा। ठीक है, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जिसे हम लोग परमाणुवीय चुंबक बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे और वहां पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अंतर यह आ जाएगा क्योंकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थों की, तो लौह चुंबकीय पदार्थों में होता क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर वे परमाणु जिनकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सेम होती है, वो सब आपस में मिलके, ठीक है, एक अन्योन्य आंतरिक क्रिया के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। और ये जो ग्रुपिंग होती है, ये जो छोटे छोटे समूह बनते हैं, ये छोटे छोटे समूहों को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब
इन्हीं डोमेनों के आधार पे हम व्याख्या करेंगे इनके चुंबकत्व की। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं को ही दर्शाया गया है। ये जो एरो बने हैं ये हर एक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को बता रहे हैं। ये पहले परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को बता रहा है, इसी प्रकार ये दूसरे परमाणु की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को बता रहा है, ये तीसरे, ये चौथे, ऐसे करके बने हुए। ठीक है, अब लौह चुंबकीय पदार्थों में ऐसा होता है कि वे परमाणु जिनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होता है वो आपस में क्या होते हैं, एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग कर लेते हैं मतलब समूह बना लेते हैं। ठीक है, एक अन्योन्य आंतरिक क्रिया के कारण एक ये ऐसा करते हैं, और ये जो ग्रुप बना रहे हैं इन्हीं ग्रुपों को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये पहला डोमेन है, ये नीचे वाला हिस्सा दूसरा डोमेन है, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे। ठीक है, ढेर सारे असंख्य डोमेन हो सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, अब इतना तय होता है कि अगर हम बात करते हैं किसी एक डोमेन की, तो किसी एक डोमेन के भीतर जितने भी परमाणु होंगे वो सारे परमाणु क्या होंगे, उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होगा। इतना तो तय है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी एक डोमेन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पड़ोसी डोमेन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से भिन्न हो, ये हो सकता है। ठीक है, और ऐसा है भी। देखिए इस वाले डोमेन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर है, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले डोमेन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बदल गई है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया डोमेन का कॉन्सेप्ट। अब यहां पे वही काम होने वाला है जो अणुचुंबकीय पदार्थों में हुआ था। वहां क्या था, सारे छोटे छोटे दंड चुंबक जो थे, परमाणु चुंबक जो थे, वो क्या थे, वो बिल्कुल ही रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से बिल्कुल ही अभिविन्यासित थे। तो एक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दूसरे से कैंसिल हो जा रहा था। कुल मिला के संपूर्ण अणुचुंबकीय पदार्थ का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य हो गया था। बिल्कुल काम यहां पे भी वही होने वाला है। जब आप कोई भी क्षेत्र नहीं लगाते हो, जब आप कोई भी क्षेत्र नहीं लगा रहे मतलब B = 0 है, जब आपने बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया है तो होगा क्या कि किसी मतलब हर एक डोमेन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो पड़ोसी डोमेन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब पड़ोसी डोमेन के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्षेत्र की अनुपस्थिति में B = 0 मतलब क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई भी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थों पे क्षेत्र अप्लाई करते हैं मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होंगे, या यूं कह लीजिए कि कैसे चुंबकत्व होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे किसी लौह चुंबकीय पदार्थ पे तो पहले क्या है, देखिए डोमेन में जितने भी परमाणु हैं सबका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में है। लेकिन दोस्तों ऐसे असंख्य डोमेन हैं और हर एक डोमेन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पड़ोसी डोमेन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से भिन्न दिशा में है। तो जब आपने क्षेत्र नहीं लगाया था तो सभी डोमेनों का जो कुल यानी कि परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था वो एक दूसरे को कैंसिल करके पूरा 0 हो गया था। ठीक, अभी क्या है, यहां पे वही चीज दिखाई गई है। ठीक है, देखिए इस वाले डोमेन का, पहले वाले डोमेन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर है, वो चौथे के साथ निरस्त हो जाएगा। दूसरे वाले डोमेन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो राइट हैंड साइड है और तीसरे वाले का लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये जो मैंने फिगर 1 दिखाया है, इस फिगर 1 में क्या है, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 आ रहा है और लौह चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकत्व का कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब जब बात आती है कि हम लौह चुंबकीय पदार्थ पे चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल में 2 घटनाएं होती है। अगर आपके द्वारा लगाया गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है तो क्या होगा, तो डोमेन की सीमाओं का मतलब कि विस्तार होगा। वो डोमेन जिसमें परमाणुओं के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बाह्य क्षेत्र की दिशा में है वो वाला डोमेन बढ़ जाएगा, और वो डोमेन बढ़ जाएगा तो बाकी सारे डोमेनों को थोड़ा थोड़ा कम होना पड़ेगा, श्रिंक होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। तो क्षेत्र की दिशा वाले डोमेन का विस्तार होगा, और वो विस्तार जब होगा तो वो बाकी सबको क्या करेगा, निरस्त कर देगा, और निरस्त करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही आएगा। इसका मतलब अगर आपके द्वारा लगाया गया क्षेत्र जो है वो दुर्बल है तो क्या होगा, डोमेनों की परिसीमाओं के विस्तार के द्वारा लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन होगा। ठीक, ओके। अगर आपके द्वारा लगाया गया क्षेत्र मान लीजिए प्रबल है, अगर आपके द्वारा लगाया गया क्षेत्र प्रबल है तो क्या होगा, सभी डोमेनों के
परमाणुओं के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होते हैं वो सब घूम घूम के उन पे लगेगा टाउ बराबर mb sin थीटा, बलाघूर्ण लगेगा और इसी बलाघूर्ण के कारण सारे डोमेन जो होंगे वो घूम के क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। और जब सारे डोमेन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे तो वो सब अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि वो सब जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण कहां से उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इससे, ये लॉन्ग में आएगा, लेकिन मैं इससे बचने की सलाह दूंगा क्योंकि इसमें आपको काफी लिखने वाला काम ज्यादा करना पड़ेगा, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।